Okay, let us now start with the next topic, that is essay 210. Charts में आ जाएंगे वापस. So this is basically the third या आप कह सकते हो fourth standard that we are studying. हम already कौन से standards पढ़ चुके हैं. We have studied essay 200, SQC1 हम पढ़ चुके हैं और essay 220 भी हम SQC1 के साथ पढ़ चुके हैं. So this is the third standard, essay 210. इसका नाम लिखेंगे. ऐसे 210 किस चीज़ के बारे में है? इसका टाइटल है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये हो गया टाइटल ऑफ द स्टैंडर्ड. आपको टाइटल से समझ में आ रहा होगा स्टैंडर्ड में किस चीज़ के बारे में बात होगी. रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कुछ अग्रीमेंट की बात बेसिकली करी जाएगी. जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस ऑफ ऑडिट में बताया था कि ऑडिटर को जब हम अपॉइंट करेंगे तो ऑडिटर एक लेटर ऑफ अग्रीमेंट देता है क्लाइंट को. तो उसी के बारे में पूरा ऐसे 210 डिटेल में डिस्कशन करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले अपने समझेंगे ऐसे 210 का ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ठीक है, इसको लिखेंगे. The objectives, write down with me, the objectives of essay 210 are: number 1, establishing whether preconditions to an audit are present or not. Whether preconditions to an audit are present or not. एक बार लिखेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. Establishing whether preconditions to an audit are present or not. Second one is confirming that there is common understanding between auditor and management or TCWG. TCWG क्या था? Those charged with governance. So management or TCWG regarding the audit terms. So ये दो ऑब्जेक्टिव है ऐसे 210 के. सबसे पहला हो गया एस्टैब्लिशिंग वेदर प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट आर प्रेजेंट और नॉट. प्री कंडीशंस क्या होते हैं मैं बताऊंगी आपको. सेकेंड वन इज कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस रिगार्डिंग दी ऑडिट टर्म्स. मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस एज मे बी एप्लीकेबल. जिसके साथ भी अग्रीमेंट साइन करना है आपको, लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन करना है, वो आप कर सकते हैं, आइदर द मैनेजमेंट और द TCWG. कोई भी काम शुरू करने से पहले, सपोज आपको लोन लेना है या आपको कोई फ्लैट परचेज करना है, तो उसकी एक अग्रीमेंट होती है. ठीक है. तो उसी तरह से ऑडिट को शुरू करने से पहले भी एक अग्रीमेंट साइन होती है बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट. अग्रीमेंट मैम किस चीज के बारे में होगी? अग्रीमेंट विल बी रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंड दैट अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है ना, इसको आप कंफ्यूजन में मत रहना कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इस तरह से हमने काम किया और मैनेजमेंट ने हमें फीस नहीं दी तो हम मैनेजमेंट को मैनेजमेंट के ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए ये अग्रीमेंट नहीं बन रहा है. इट इज सोनली मेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि भैया ये हमारा काम है, ये आपका काम होगा, हम इस तरह से आके ऑडिट करेंगे. तो पहले से ही मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दे देना और उनसे भी ये कन्फर्मेशन ले लेना कि दिस इज ओनली आवर स्कोप ऑफ ऑडिट, दीज विल बी द टर्म्स अपॉन विच वी विल बी कंडक्टिंग आवर ऑडिट एंगेजमेंट. क्लियर? सो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया एस्टैब्लिशिंग वेदर प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट आर प्रेजेंट और नॉट. प्री कंडीशन क्या हो गई? कुछ प्री रेक्विजिट्स हो गए. ऑडिट करने के पहले ये चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, ये चेक कर लेना. और दूसरा कंफर्म कर लेना कि भैया मैं जो समझ रही हूँ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वही मैनेजमेंट भी समझ रहे हैं. मैनेजमेंट को कहीं ये ना लगे कि मैं उसकी इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प करूंगी, उनको सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस दूंगी. मेरा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक ओपिनियन देना इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट. ठीक है.
हालांकि ऐसे 265 के हिसाब से मुझे अगर कोई इंटरनल कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली तो मैं कम्युनिकेट करूंगी, ठीक है, बट एज सच मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके ऊपर ओपिनियन देने का। तो कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट कि ओनली दीज आर द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक दैट इज प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशन क्या हो गया? प्री कंडीशन मतलब मैंने आपको बताया ऐसी चीज विच शुड बी प्रेजेंट बिफोर वी डू द ऑडिट। तो सबसे पहला प्री कंडीशन है दैट द फ्रेमवर्क, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखो गाइस, ऐसे 220 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हो गया, इसमें हम लोग ऑडिट की बात कर रहे हैं। एंड ऑडिट मतलब क्या था? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो हियर वी विल ओनली बी टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर? सो प्री कंडीशन सबसे पहला ये है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए वो किसके हिसाब से प्रिपेयर किए? मैम एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर किए। जैसे कि अगर कोई कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपेयर होंगे? बताइए बताइए। शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS, इसके हिसाब से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे, राइट? नाउ द ऑडिटर हैज टू चेक, अगर कोई बैंक है तो उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 3rd शेड्यूल के हिसाब से प्रिपेयर होगा, राइट? तो द ऑडिटर हैज टू एस्टैब्लिश कि मैनेजमेंट ने जो फ्रेमवर्क यूज किया फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जैसे बैंक के अकाउंट्स, बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो नहीं बन सकते ना, वो 3rd शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के हिसाब से बनेंगे। अकॉर्डिंगली जो भी एंटिटी है उसके ऊपर जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई करता है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए इन द गिवन सिचुएशन। सेकेंड जो प्री कंडीशन है कि मैनेजमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको एक्सेप्ट करे। मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको मैनेजमेंट एक्सेप्ट करे। या इसके ऊपर एक अग्रीमेंट हो जाए कि मैनेजमेंट अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो गई ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। सो लेट अस स्टडी व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंडीशंस? द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क in the preparation of financial statements and the agreement of management to the premise on which an audit is conducted. Premise मतलब क्या हो गया? Premise मतलब हो गया assumptions। मतलब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल FRF के हिसाब से बनाए। मैं ये अज्यूम करके ऑडिट एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं जब ऑडिट करने जाऊँगी तो मैनेजमेंट मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देगा, मुझे अपने सारे एम्प्लॉयज़ से बात करने का मौका देगा। तो ये सब मैं क्या कर रही हूँ? ये चीज़ें मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। सो मैनेजमेंट शुड अग्री दैट दीज आर द प्रेमाइसेस और द अजम्पशंस अपॉन विच द ऑडिट विल बी कंडक्टेड। बाद में जाके मैनेजमेंट ये नहीं कह सकता कि नहीं हम इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, हम आपको रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं देंगे, हम आपको अपने लोगों से इंक्वायरी करने नहीं देंगे। दिस कैन नॉट बी डन लेटर। मैनेजमेंट हैज़ टू अग्री अपॉन द प्रेमाइस on which the audit will be conducted. Premise मतलब आप लिख लेंगे assumption. Premise मतलब होता है assumption, ठीक है? So the use by management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of financial statements and the agreement of management to the premise on which the audit is conducted. Clear? अब कैसे हम establish करेंगे ये? कैसे हम ये establish करें या कैसे हम ये माने कि प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट? इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है द ऑडिटर हैज टू डिटर्मिन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल इन द गिवन सर्कमस्टांस और नॉट। पहला तो आपको यही डिटर्मिन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि FRF एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दूसरा स्टेप है मैनेजमेंट से रिटन में ये अग्रीमेंट लेना होगा, रिटन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कंफर्मेशन लेना होगा। क्या हुई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। कल को हम ऑडिट करने जाएंगे, मैनेजमेंट हमसे कहती है कि भैया अकाउंट्स भी आप ही बना दो ना, आप तो CA बन गए हो, आप अकाउंट्स की आपको पूरी अच्छी नॉलेज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप जानते हो, इंड AS जानते हो, आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर दो। तो हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ प्री कंडीशन टू ऑडिट दैट मैनेजमेंट शुड
एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रमाइस ऑन विच द ऑडिट विल बी कंडक्टेड। एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहली है प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कल को हम ऑडिट करने गए, मैनेजमेंट हमसे कह रही है कि हमारे यहाँ पे ना इंटरनल कंट्रोल्स एकदम भी स्ट्रांग नहीं है, इंटरनल कंट्रोल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हमें पता भी नहीं है कंट्रोल्स कैसे होने चाहिए, यू प्लीज़ हेल्प अस इन डिज़ाइनिंग आवर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कैन यू डू दिस? नो, वी कैन नॉट, बिकॉज वी कैन, कर सकते हैं हम, हमारे ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, बट देन दिस इज द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, नॉट द ऑडिटर। सो मैनेजमेंट की सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? डिजाइनिंग द आईसी सिस्टम। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की जो हम रिटर्न में लेंगे वो क्या है? मैनेजमेंट विल प्रोवाइड अस एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स। Management will provide us access, unrestricted access to all its personnel and employees. Management will also provide us additional information if we require. Documents और records के अलावा अगर हमें कोई और information चाहिए, ठीक है, to support the audit evidence, तो वो भी information management को हमें provide करनी पड़ेगी। Clear? सो प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट को इंश्योर करने के लिए कि कैसे प्री कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले डिटर्मिन वेदर द एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल और नॉट। सेकंड इज टू टेक इन रिटन कंफर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें तीन चीज़ें आती है, प्रेपरेशन ऑफ द एफएस, डिजाइनिंग ऑफ आईसी, एंड access to the auditor to all the information records, to all the persons within the entity, and also for additional information if required by the auditor. Clear? एक बार आप go through करिए pre conditions for an audit and steps to ensure pre conditions of audit are present or not. तो ये अभी हम बात करें पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 210 के बारे में, ठीक है? Read it. इसमें आप 1, 2 लिख लेंगे। पहला ऑडिटर क्या करेगा? डिटर्मिन करेगा कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं। दूसरा क्या करेगा? रिटन अग्रीमेंट लेगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर तीन चीज़ें आती है, इसमें भी 1, 2, 3 कर लेंगे। पहला है प्रेपरेशन ऑफ एफएस, दूसरा है डिजाइनिंग ऑफ आईसी, एंड द थर्ड वन इज द एक्सेस टू ऑडिटर ऑफ इंफॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पीपल और पर्सन्स विद इन द एंटिटी, मतलब उसके एम्प्लॉयज़, क्लाइंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, एंड थर्ड इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। डन? चलो आगे प्रोसीड करते हैं अपने। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था? confirming that there is a mutual understanding of the terms of the audit engagement between the auditor and the management. अच्छा एक चीज़ बताओ तो, ये जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग LOE भी बोलते हैं, लेटर ऑफ एंगेजमेंट या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। इसको कौन बनाएगा? हु विल प्रिपेयर दिस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? द ऑडिटर विल प्रिपेयर दिस लेटर एंड सेंड टू द मैनेजमेंट। तो एक बार ये नोट करेंगे हम लोग, लेटर ऑफ engagement LOE will be prepared by the auditor and sent to the client. ऐसा नहीं है क्लाइंट लिख के हम लोग को भेजेगा, हम लोग ड्रॉ करके इसको हम लोग प्रिपेयर करके क्लाइंट को सेंड करेंगे, ठीक है? अब इसमें लिखेंगे क्या मैम? ये जो अग्रीमेंट होगी इसमें हम क्या लिखेंगे? सो द जनरल कंटेंट्स शुड बी, इसमें आप लिखोगे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ योर ऑडिट। ऑब्जेक्टिव जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था ना आपकी ऑडिट का, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट एज पर ऐसे 200, वो लिखेंगे। स्कोप ऑफ ऑडिट लिखेंगे, हम बता देंगे हमारा स्कोप इतना ही है, इसके बाद हम कुछ काम नहीं करने वाले भैया, ठीक है? सबसे पहले क्या बताएंगे? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। Second thing that we'll write is the auditor's responsibilities. What will be the auditor's responsibilities? ठीक है ना, कि हम एक रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे टू इंश्योर दैट अश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, राइट? उसके बाद हम लिखेंगे मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना उसी को हम और डिटेल में मेंशन करेंगे, मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
राइट तो 3 चीजें अभी मैंने क्या बोली, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, auditor's responsibility, the management's responsibility. We will also identify the financial reporting framework according to which the financial statements are prepared, that we are conducting this audit and the financial statements should be prepared on the basis of Companies Act 2013, Schedule 3 of Companies Act 2013, and should be in compliance with the accounting standards or Ind AS as may be applicable. तो हमें आइडेंटिफाई करना है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अपने इस एंगेजमेंट लेटर में। कल को मैनेजमेंट किसी और फ्रेमवर्क को फॉलो करके अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दे तो हम उनको ये दिखा सकते हैं, देखो वी हैड अग्रीड अपॉन दिस, हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में आए थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी हिसाब से बनेगी। ठीक है, उसके बाद वील टॉक अबाउट व्हाट विल बी द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आवर रिपोर्ट। ठीक है, हम कब रिपोर्ट इशू करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस मतलब इस लेटर में जिक्र करेंगे, अबाउट द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। देन आप अग्री कर रहे हो मैनेजमेंट के साथ, देखो आज ये मौका है, ठीक है ना, आज अभी हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक हम अग्री कर रहे हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ रहे हैं, तो पैसों वैसों की भी बात करेंगे ना थोड़ी कि व्हाट विल बी द फीस, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव पेमेंट्स होगी क्या, जैसे जैसे ऑडिट हम करेंगे मंथली पेमेंट्स होगी या वन टाइम पेमेंट होगी। सो वील ऑल्सो टॉक अबाउट द फीस एंड बिलिंग अरेंजमेंट्स, राइट। तो 6 कंटेंट्स क्या क्या बोले मैंने, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द AFRF। AFRF क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद में एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट्स, एंड द लास्ट वन इज फीस एंड बिलिंग अरेंजमेंट्स। इसके अलावा भी डिटेल में काफ़ी कुछ है, ये हो गया जनरल कंटेंट्स, ये एकदम जनरली हर एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में आपको मिलेंगे। उसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम अपने एंगेजमेंट लेटर में ये पहले से मेंशन कर देंगे कि आर ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो बिकॉज देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट। रिमेंबर इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट हमने पढ़ा था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि वी कैन नॉट प्रोवाइड एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस, वी कैन ओनली प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस बिकॉज our audit risk cannot be reduced to zero because of the presence of the inherent limitations of audit. उसके बाद हम एंगेजमेंट लेटर में ये भी लिखेंगे कि कई बार हम आपसे यानी कि मैनेजमेंट से, ये बातचीत किसके बीच में हो रही है, ये बातचीत हो रही है ऑडिटर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, तो हम एंगेजमेंट लेटर में ये लिखेंगे कि कई बार ऐसा होगा ड्यूरिंग आवर ऑडिट दैट वी विल आस्क फॉर रिटन रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम यू, फ्रॉम द मैनेजमेंट। हम आपको कहेंगे हमें ये लिख के दीजिए, ठीक है, कि आपके जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो आपने सही तरीके से किया है, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड अस रिटन रिप्रेजेंटेशंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय अस, राइट। सो दीज आर द फ्यू कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। देखना चाहोगे कैसा दिखता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इन रियलिटी, ठीक है ना, कैसा बनता है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे 210 जो बेयर स्टैंडर्ड है ना, जो ये देखो, ये इंस्टीट्यूट के एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का मटीरियल मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है ना, इसमें ऐसे 210 चल रहा है, ये देखो, एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सबसे पहले ध्यान से देखो, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड। तो कौन किसको दे रहा है, ऑडिटर दे रहा है मैनेजमेंट को यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो सबसे पहले एड्रेसी का नाम लिख दिया टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद क्या मेंशन किया, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, कि दैट वील ऑडिट द बैलेंस शीट, द स्टेटमेंट ऑफ PL, द नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, डिटेल में देखो, ये पूरा देखो, डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल FRF, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल FRF। उसके बाद और नीचे आते, देख रहे हो कितना लंबा जा रहा है ये, मैम ये एग्जाम में आ सकता है क्या, नहीं, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं बोलेगा कि यू हैव टू ड्राफ्ट द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। पहले हुआ करता था, पहले जब CA के एग्जाम्स में 8 and 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, उस टाइम पे पूछा जाता था कि ड्राफ्ट एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सो इन दैट केस यू हैव टू नो इन डिटेल। अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसा मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था, पेपर फॉर्मेट 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी हिसाब से अपने प्रिपेयर करेंगे, राइट। उसके बाद में देखो रिपोर्टिंग कैसी होगी,
the expected form and content of report that we'll mention, the fees and billing arrangements also will be mentioned. ठीक है, और यहाँ पे फिर ऑडिटर का सिग्नेचर हो जाएगा, उसका फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. क्लियर? सो दिस इज हाउ दी योर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर लुक्स लाइक. वापस आते हैं हमारे कंटेंट में. जनरल कंटेंट्स एक बार आप रीड कर लीजिए एंड मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. Mark this topic as important. Just go through it once. ये ऐसे बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे 210 इज वेरी सिंपल. वैसे तो सारे स्टैंडर्ड सिंपल हैं. SQC1 थोड़ा टेक्निकल था, ऐसे 210 कंपैरेटिवली बहुत इजी है. डन? ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज रेकरिंग ऑडिट्स. रेकरिंग मतलब क्या होता है? जो चलते जाते हैं, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर. तो सपोज एक क्लाइंट की मैं ऑडिट कर रही हूँ, 3 साल से मैं उसकी ऑडिट कर रही हूँ, तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर फर्स्ट ऑडिट में बनेगा कि हर एक ऑडिट में बनेगा? मतलब फर्स्ट ईयर मैंने ऑडिट किया तो एक लेटर था, सेकेंड ईयर ऑडिट करूंगी तो फिर एक नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया जाएगा, या उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं? सो द क्वेश्चन इज, कैन द ऑडिटर यूज सेम LOE फॉर रिकरिंग एंगेजमेंट्स? द आंसर इज yes, but there is a criteria. Yes, unless circumstances warrant existing terms to be revised or reminded to the management. अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो रिवाइज हो गए हैं, या फिर मैनेजमेंट को एक बार फिर रिमाइंड करने की ज़रूरत है, या फिर मैनेजमेंट को फिर एक बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है, तो हम फिर से एक नया LOE भेजेंगे. चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स कब हो सकते हैं, या कब एक नया LOE की रिक्वायरमेंट हो सकती है? व्हेन द एंटिटी, फर्स्ट पॉइंट, मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ योर ऑडिट. जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट था उसके हिसाब से एंटिटी ने आपके स्कोप ऑफ ऑडिट को ठीक से समझा नहीं, तो इन दैट केस वील सेंड अ न्यू और अ रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर. अच्छा, एंगेजमेंट लेटर किन दोनों के बीच में अग्रीमेंट था? बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, राइट? आज समझो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज हो गया. से फॉर एग्जांपल 10 डायरेक्टर्स थे, उसमें से 8 डायरेक्टर्स चेंज हो गए, 8 डायरेक्टर्स नए आ गए, 2 ही सिर्फ डायरेक्टर्स पुराने हैं. इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट. सिग्निफिकेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट. तो आपने अग्रीमेंट जो किया था वो पिछले सेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ किया था, जो पुराने 10 डायरेक्टर्स थे. अब नए लोग आ गए हैं, तो पता नहीं नए लोग समझ रहे हैं या नहीं आपकी स्कोप ऑफ ऑडिट को. तो आपको क्या करना है? या तो उन्हें एक रिमाइंडर देना है, मतलब एक और नया एंगेजमेंट लेटर आपको देके उसको रिमाइंड करना है अबाउट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. पुराने एंगेजमेंट लेटर को ही फिर से दे सकते हैं, ठीक है ना? या फिर आपको एक नया एंगेजमेंट लेटर जिसमें नए रिवाइज्ड टर्म्स होंगे उनके साथ में एंटर करना, और उनके साथ में फिर से साइनिंग होगी. क्लियर? दे विल एक्नॉलेज दैट दे हैव अंडरस्टूड द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट. या फिर सपोज देर इज अ चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ओनली. आज शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, कल को कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आ गया और चेंज होके कोई नया शेड्यूल, कोई नया फॉर्मेट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया जिससे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं. इन दैट केस अगेन यू हैव टू, although it's a recurring engagement, you have entered into a letter of agreement before, you have to send a new letter of agreement. तो क्या क्या पॉइंट्स अभी हमने समझे? अगर एंटिटी आपके स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड करती है, ठीक से समझ नहीं पा रही है, इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, इफ देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी. ओनरशिप मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डिंग. जैसे प्राइवेट कंपनीज के केस में जनरली शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो प्राइवेट लोग ही होते हैं, मतलब घर वाले या रिलेटिव्स ही होते हैं, फैमिली मेंबर्स. तो उस केस में अगर देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, मतलब थोड़ा बहुत चेंज से नहीं, थोड़ा बहुत चेंज तो शेयर होल्डिंग में चलता रहता है, बट अगर सिग्निफिकेंट चेंज है तो अगेन देयर इज अ चेंज इन ओनरशिप, जो ओनर्स है वही चेंज हो गए, तो आपको क्या करना होगा? एक नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट में अग्री करना होगा, ड्रॉ करना होगा, या फिर यू हैव टू रिमाइंड द न्यू ओनर्स और द मैनेजमेंट ऑफ द न्यू एंगेजमेंट लेटर ऑफ द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट. या फिर अगर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंज हो गया, या मैनेजमेंट ने कोई नया टर्म ऐड कर दिया, कोई नई आप
कोई लिमिटेशन इम्पोज किया आपके स्कोप के ऊपर, या एनी रिवाइज्ड टर्म ऑफ द एंगेजमेंट, टर्म मतलब क्या हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन जैसा कह सकते हो आप, दैट ऑल्सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट, उस टाइम पे नया लेटर बनेगा, ठीक है। या फिर एंटिटी का जो बिजनेस है, द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस और द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी, अगर उसमें एक चेंज हो जाता है तो अगेन अ न्यू लेटर इज रिक्वायर्ड, न्यू एलओई इज रिक्वायर्ड। इफ देयर इज चेंज इन द एप्लीकेबल एफआरएफ ओनली, देखो एक हो गया कि कोई लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में कुछ चेंज आ गया, जिस हिसाब से पहले रिपोर्ट बनती थी उस हिसाब से अब नहीं बननी है, कोई नया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब कर दिया, तो वो हो गया चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। या और कुछ कोड ऑफ एथिक्स के अलावा और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, विच शुड बी इन्फॉर्म्ड टू द मैनेजमेंट, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स था ना कि इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी, इन सब से आपको कंप्लाई करना है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में 2 शेड्यूल ऐसे हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, जिनसे ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ता है। तो इनके अलावा अगर कोई और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई तो उसके बारे में हम बात करेंगे। या फिर अगर एप्लीकेबल एफआरएफ यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही बदल गया तो अगेन यू हैव टू एंटर इनटू अ न्यू लेटर ऑफ अग्रीमेंट, लेटर ऑफ एंगेजमेंट, राइट। सो दीज आर द सिचुएशंस जहां पे रेकरिंग एंगेजमेंट में भी नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट या फिर रिवाइज्ड लेटर ऑफ एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक बार रीड करिए, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रेकरिंग एंगेजमेंट्स में when the auditor has to enter into a new LOE or a revised LOE. Done? चेंज इन लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया, यहाँ पे चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो हो गया। सो ऑल दी पॉइंट्स हैव बीन ऑलरेडी कवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स। अभी हमने जो बात किया था वो रेकरिंग एंगेजमेंट था, रेकरिंग एंगेजमेंट था कि हम ईयर आफ्टर ईयर एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हमें नया एलओई का रिक्वायरमेंट है। ये टॉपिक है कि मैनेजमेंट ऑडिटर से रिक्वेस्ट कर रही है कि जो पुराने ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स थे उनको चेंज कर दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल पहले जो एंगेजमेंट में अग्रीमेंट हुई थी, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट वाज अराइव्ड एट वाज कि ऑडिट हमें करानी है, ठीक है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रही ऑडिटर को कि उस ऑडिट के जगह आप एक काम करो, रिव्यू कर दो, उसको चेंज करके क्या कर दो, रिव्यू एंगेजमेंट कर दो। अच्छा मुझे बताओ, रिव्यू इज लिमिटेड इन स्कोप या फिर ऑडिट इज लिमिटेड इन स्कोप? रिव्यू इज लिमिटेड इन स्कोप, तो मैनेजमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप उसको चेंज करके एक रिव्यू एंगेजमेंट में कर दो। या फिर और किसी तरह का मैनेजमेंट टर्म्स को रिवाइज करिए। से फॉर एग्जांपल यू आल्सो हैव टू इशू अ रिपोर्ट ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स, ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट उन्होंने ऐड कर दिया, एक नया टर्म ऐड कर दिया। सो एक्सेप्ट आपको करना है या नहीं करना है इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो एंटिटी में रिक्वेस्ट द ऑडिटर टू चेंज टर्म्स, किस लिए? या तो कोई रेस्ट्रिक्शन हो सकता है स्कोप ऑफ ऑडिट पे। से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कह रही है कि हमारे 10 ब्रांचेस हैं, पहले अग्रीमेंट में ये था कि 10 के 10 ब्रांच आप ऑडिट करोगे, अब हम आपको 2 ब्रांचेस में एंट्री नहीं दे पाएंगे। यू नो देयर सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन देयर, कुछ लेबर स्ट्राइक्स चल रही है, यू कैन नॉट गो देयर। तो ये क्या हो गया, एक रेस्ट्रिक्शन हो गया ना आपकी स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर। यू कैन नॉट गो एंड ऑडिट द ब्रांच 2 ब्रांचेस, इट इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप। चेंज इन सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस, पहले मैनेजमेंट को लग रहा था कि हमें ऑडिट करानी है, अब उनको लग रहा है कि हमें एक लेसर एश्योरेंस एंगेजमेंट भी अगर हमें मिल जाती है। लेसर एश्योरेंस क्या हो गया, रिव्यू हो गया एक, ठीक है। रिव्यू में हम एक लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हैं, मॉडरेट एश्योरेंस दे रहे हैं। तो ये हो गया कि उनको लग रहा है सर्कमस्टांस ऐसी आ गई कि हमें अब ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें अब रिव्यू कराने से भी हमारा काम हो जाएगा। या फिर हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर हम ऑडिट करा लें, इन्वेंट्री को ही सिर्फ हम चेक करा लें तो हमारा काम बन जाएगा। अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है दैट देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस व्हिच इज अफेक्टिंग द नीड ऑफ द ओरिजिनल एंगेजमेंट, अब हमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही अगर नहीं है तो। या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट, मैनेजमेंट इनिशियली डिड नॉट अंडरस्टैंड ओनली
ठीक है, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी, लग तो रहा था कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ गए, बट मैनेजमेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड नेचर ऑफ ऑडिट कैसा होगा। जब ऑडिटर आया ऑडिट करने के लिए, तब उन्हें लगा रही इतनी डिटेल में चेकिंग करेगा, हर कुछ मांगेगा ऑडिटर। ठीक है, तो देखो कंपनी ऑडिट के केस में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपनीज की ऑडिट मैंडेटरी होती है। और कोई एंगेजमेंट अगर हुई तो उसके केस में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट। सो वेदर द ऑडिटर शुड एक्सेप्ट these new terms or not is the next question. अभी हमने समझा कि मैनेजमेंट क्यों ऑडिटर को रिक्वेस्ट करेगी। 3 रीजन से कर सकती है। एक तो कोई रेस्ट्रिक्शन उनको डालना है ऑडिटर की स्कोप पे। दूसरा, देर आर सर्कमस्टांसेस विच इज अफेक्टिंग द नीड ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, नाउ वी डू नॉट रिक्वायर दैट ऑडिट एंगेजमेंट एनी मोर, हो सकता है ऐसा। या फिर वी रिक्वायर एन इन्वेस्टिगेशन इंस्टेड ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, अब हमें और डिटेल में चेकिंग कराने की जरूरत है, तो वो भी एक चेंज का रिक्वेस्ट हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, इफ मैनेजमेंट इज मिसअंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द ऑडिट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको लगता है ऑडिटर को ये नए टर्म्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं मैम, हमें नहीं लगता है करना चाहिए। एक बार अग्रीमेंट हो गई तो हो गई, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। ऑडिटर को ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैनेजमेंट ने कोई चेंज, ये बहुत ही सुंदर मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है जिससे एकदम क्लियर आपको हो जाएगा। सो फर्स्ट द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिटर को ये देखना है कि जो नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट किया है, क्या उससे एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। यानी ऑडिटर ऑडिट में कैसी अश्योरेंस देता? रीजनेबल अश्योरेंस देता। रीजनेबल अश्योरेंस से कम लेवल के अश्योरेंस को हम कहते हैं मॉडरेट अश्योरेंस या फिर लिमिटेड अश्योरेंस। तो क्या ये जो चेंज इन टर्म्स है, इससे मेरी अश्योरेंस की लेवल चेंज हो जाएगी? ये ऑडिटर को चेक करना होगा। अगर ऑडिटर को नहीं लगता है नहीं अश्योरेंस की लेवल चेंज नहीं होगी, तो ऑडिटर शुड यूज द प्रोफेशनल जजमेंट, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट उनको यूज करनी है, एंड देन डिसाइड वेदर ही हैज टू एक्सेप्ट दी न्यू टर्म्स और नॉट। और अगर न्यू टर्म्स को एक्सेप्ट करते हो तो नया एलओई बनाओ, फिर न्यू एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करके उससे वापस अग्रीमेंट साइन कराओ। और अगर उनको लगता है कि नहीं, अगर ये टर्म्स मैंने एक्सेप्ट किए तो आई विल हैव टू प्रोवाइड अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, इफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस, देन द ऑडिटर विल सी क्या मैनेजमेंट की ये रिक्वेस्ट करने का कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। इज देयर एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन व्हाई द मैनेजमेंट इज आस्किंग अस टू प्रोवाइड अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। यानी जो 2 ब्रांचेस को आपको ऑडिट नहीं करने दे रहे हैं, तो उससे क्या आपकी अश्योरेंस की लेवल कम हो जाएगी? अगर हाँ, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, ये डिटर्मिन करना होगा मैनेजमेंट के पास कोई जस्टिफाइड रीजन है इसका। क्या सीरियसली आप उस ब्रांचेस में जाके ऑडिट नहीं कर सकते हो, या मैनेजमेंट बस यूं ही कह रहा है ताकि आप लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दो? ऑडिटर हैज टू चेक दिस ऑल्सो। इफ द ऑडिटर फील्स दैट देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन कि हाँ ऐसा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मैनेजमेंट इसलिए हमें रिक्वेस्ट कर रही है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है? अगेन यूज द प्रोफेशनल जजमेंट एंड डिटर्मिन द न्यू टर्म्स ऑन इन द न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। और अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज की, मैनेजमेंट यूं ही कह रहा है हमें चेंज करने के लिए अग्रीमेंट के टर्म्स को, तो ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को ये देखना है कि मैनेजमेंट उनको ओरिजिनल एंगेजमेंट को कंटिन्यू करने दे रही है या नहीं दे रही है, वेदर द मैनेजमेंट इज परमिटिंग द ऑडिटर टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट एज पर द ओरिजिनल टर्म्स और नॉट। क्योंकि कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, सो वी विल टेल द मैनेजमेंट दैट वी कैन नॉट अग्री टू दिस टर्म्स, एंड देन वी विल डिसाइड कि क्या मैनेजमेंट हमें ओरिजिनल अग्रीमेंट में कंटिन्यू करने दे रही है। अगर मैनेजमेंट हमें ओरिजिनल टर्म्स के हिसाब से काम करने दे रही है, सो वील कंटिन्यू एज पर दी ओरिजिनल टर्म्स, एंड इफ नॉट, if the management is not permitting us to continue as per the original terms, और ना ही उनके पास कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि क्यों वो ये चेंज चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम विड्रॉ कर लेंगे एंगेजमेंट से। वी विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, एंड ऑल्सो सिर्फ विड्रॉ नहीं, वी विल डिटर्मिन कि क्या हमें इसको मैनेजमेंट को या कोई लीगल या रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कंपनीज एक्ट में MCA को, ROC को, किसी को भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को, क्या हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है या नहीं है।
क्लियर? किसी भी लीगल रेगुलेटरी बॉडी को, जैसे अगर बैंक ऑडिट है तो आरबीआई को क्या हमें इन्फॉर्म करने की जरूरत है, ये ऑडिटर को डिटर्मिन करना होगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस फ्लो चार्ट वंस, एक बार पूरा इसको अच्छे से आप गो थ्रू करिए, मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है। शुड द ऑडिटर एक्सेप्ट द चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और नॉट? Go through this once, then we'll discuss the question answers related to this topic. उसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचता है। अच्छा, पहले हम एक टॉपिक को खत्म कर लेंगे, फिर हम एक साथ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आप बस ये चार्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर आप बेयर स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो यही जो इतना सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने यहाँ पे पुट किया है ना, इसी को इतना टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया, बिकॉज दैट इज मेंट टू बी टेक्निकल। द बेयर स्टैंडर्ड इज मेंट टू बी टेक्निकल, दैट इज अनमॉडिफाइड काइंड ऑफ अ लैंग्वेज विच इज़ इवन यूज्ड बाय प्रैक्टिशनर्स। खाली स्टूडेंट्स उससे नहीं पढ़ते ना, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए इसको थोड़ा मोल्ड करके सिंपल वे में पुट करना इंपॉर्टेंट है, राइट? मैम एग्जाम में अगर आंसर आया तो हम ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप इस तरह के कोई फ्लो चार्ट एग्जाम में नहीं बना सकते। यू हैव टू राइट दिस एंटायर थिंग इन अ स्टेटमेंट फॉर्मेट, ठीक है? मैम वो कैसे पता चलेगा स्टेटमेंट में कैसे लिखना है? उसी के लिए तो क्वेश्चन आंसर्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं ना, जो हम देखेंगे थोड़ी देर में। डन? पूरा वही है जो मैंने फ्लो एक्सप्लेन किया आपको, राइट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। दिस टॉपिक इज लाइक अ बेबी टॉपिक, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो दो टाइप्स की ऑडिट है, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड वॉलंटरी ऑडिट्स। ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ क्या हो गई? दोज ऑडिट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड टू बी कंडक्टेड बाय सर्टेन लॉज इन द कंट्री, ठीक है? जैसे आपका कंपनीज एक्ट हो गया, हर एक कंपनी के ऑडिट होना मैंडेटरी है। ये कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट में लिखा है, विच इज अ स्टैट्यूट। सो ऑडिट्स विच आर गवर्न्ड बाय सर्टेन स्टैट्यूट्स आर ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? बैंकिंग कंपनीज की ऑडिट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट होगी। ये कहाँ लिखा है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में लिखा है। देन पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट्स, फिर स्पेसिफाइड एंटिटीज अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आपने इनकम टैक्स में सेक्शन 44A भी पढ़ा होगा टैक्स ऑडिट का। तो टैक्स ऑडिट क्या हो गई? इट इज अगेन एन ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि हर एक इन पर्टिकुलर लोगों को टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, द स्पेसिफाइड काइंड ऑफ असेसीज। देन वी हैव कॉर्पोरेशंस विच आर सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? पार्लियामेंट द्वारा कोई भी एक्ट, जैसे आपकी LIC हो गई, GIC हो गई, इनके अलग अलग एक्ट्स होती हैं, इनके अलग स्टैट्यूट्स होते हैं। तो इनकी ऑडिट किस तरह से होगी? इनकी ऑडिट होगी एज पर LIC एक्ट, क्लियर? नेक्स्ट वन इज द ऑडिट। सो दिस इज ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड द सेकेंड वन विल बी एक्चुअली वॉलंटरी ऑडिट। ये गलत है यहाँ पे, दिस विल बी वॉलंटरी ऑडिट, इसको स्ट्राइक ऑफ करेंगे। वॉलंटरी ऑडिट, ठीक है? देखो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना? सो वी हैव मेड ऑल एफर्ट्स टू कीप द एरर्स टू द मिनिमम पॉसिबल लेवल। फिर भी कहीं कुछ एरर्स आया तो हम क्लास में उसको रेक्टिफाई करेंगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है? सो वॉलंटरी ऑडिट किन लोगों की हो सकती है? वॉलंटरी ऑडिट मतलब हो गया कि मेरे ऊपर कोई कानून नहीं है गवर्न करने वाला जो कह रहा है कि आपको ऑडिट करानी ही पड़ेगी। फिर भी सिंस ऑडिट के इतने एडवांटेजेस हैं, आई वॉन्ट माई एंटिटी टू बी ऑडिटेड, माई अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड। जैसे कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो गया, किसी पार्टनरशिप कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस हो गया, तो वो लोग अगर चाहते हैं कि हमें ऑडिट करानी है तो कराएं, दैट इज नोन एज वॉलंटरी ऑडिट। तो इस टॉपिक में कुछ खास था नहीं, ठीक है ना? सिंपल टॉपिक था एकदम, सिंस आपके इंस्टीट्यूट के बुक में था तो वी हैव ऑल्सो कवर्ड इट हियर, राइट? अब हम आगे देखेंगे ऐसे 210 से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओके? चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे 210 के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, और फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा उसके साथ में। सो लेट अस कम टू ऐसे 210 क्वेश्चन एंड आंसर्स।
The first question, which is related to essay 210, is what steps can the auditor take to establish whether the preconditions for an audit are present or not? तो क्या आंसर होगा इसका? ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा वेदर प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट और नॉट? दो स्टेप थे. सबसे पहले द ऑडिटर विल इवैल्यूएट एंड डिटर्मिन वेदर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल और नॉट. मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस कंपनी के लिए, उस एंटिटी के लिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया गया, वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट. Secondly, the auditor has to obtain agreement from the management in written about the management's responsibility. Management की responsibility regarding three things. Number one is the preparation of the financial statements, design and implementation of the internal control systems to reduce the misstatements, to detect the misstatements, and third one is access, providing access to the auditor to all information and records, unrestricted access to persons within the entity, and also additional information as requested by the auditor. Let us read this. In order to establish whether the preconditions for an audit are present, the auditor shall, number one, determine whether the FRF is acceptable. Can you write FRF in the exam? No, यू कैन नॉट. ये तो मैंने आपको इस तरह से दिया है शॉर्ट में ताकि आप लर्न कर सको. ठीक है, आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखना होगा, वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट. सेकेंड हो गया IC as management considers necessary, so design of the internal control system. Next is to provide the auditor with access to all information such as records, documentation, etc. Additional information that the auditor may request, unrestricted access to persons within the entity. इसका auditor को agreement लेना है from the management, that the management acknowledges and it understands its responsibility for these three things. Clear? Briefly discuss the contents of an audit engagement letter. So what are the general contents as per essay 210 agreeing the terms of audit engagement? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, आप जब एग्जाम में आंसर्स लिखोगे ना तो आपको ऐसे लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू essay 210, quotations में title of the standard, agreeing the terms of audit engagements. So this is very important. This is how you write the answers to be डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. बाकी लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू essay 210 या कुछ लोग वो भी नहीं लिखेंगे मे बी. तो आप अलग कैसे होगे जब आप पूरा स्टैंडर्ड का टाइटल को मेंशन करोगे. इट विल टेक अ लिटिल एफर्ट बट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू राइट. So the auditor shall agree the terms of engagement with management or TCWG as appropriate. They shall be recorded in an audit engagement letter or other suitable form of written agreement. Objective and scope mentioned होगा, auditor की responsibility, management's responsibility, identification of the applicable FRF, form and content of any reports. You can also add fees and billing arrangements here. ठीक है. इसके बाद एक important यहाँ पे लाइन आप देख रहे हो, अगर लॉ या कोई रेगुलेशन जो आपकी एंटिटी को रेगुलेट करता है, क्लाइंट एंटिटी को, उसके हिसाब से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के यही कंटेंट्स होने चाहिए, एकदम फिक्स्ड है, दैट दीज शुड बी द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट. टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट अगर फिक्स्ड है, इसी तरह रिपोर्टिंग करनी है, एकदम सब कुछ फिक्स्ड है, स्टैटिक है, द ऑडिटर कैन नॉट चेंज देम. तो ऑडिटर में नॉट इंक्लूड देम इन द LOE. ऑडिटर में जस्ट रेफर की हमारे जो टर्म्स है वो इस पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से हैं. मतलब आप एक रेफरेंस दे दोगे बेसिकली अपने LOE के अंदर उस लॉ का. यू विल नॉट इंक्लूड द एंटायर टर्म्स एंड कंडीशंस इन द LOE. इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट केस. So it says if law or regulation prescribes in sufficient detail the terms of the audit engagement, the auditor need not record them in a written agreement except for the fact that such law or regulation applies and that management acknowledges and understands its responsibility. तो उस केस में LOE में आपको इतना ही लिखना है कि ये लॉ रेगुलेशन के हिसाब से हमारी ऑडिट होगी और मैनेजमेंट को उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज की है और एक्सेप्ट की है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Lilly and Company, a firm of chartered accountants, have not revised the terms of engagements and obtained confirmation from the clients for last 3 years despite change in business and professional environment. सो रेकरिंग ऑडिट है. देखो रेकरिंग ऑडिट का केस है, 3 साल से ऑडिट चल रही है बट लिली एंड कंपनी ने कोई ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज नहीं किया. इलस्ट्रेट द सर्कमस्टांसेस दैट मे वारंट द रिविजन इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट. सो व्हाट आर द फैक्टर्स जिससे कि आपके एंगेजमेंट लेटर को आपको चेंज करना पड़े?
Let us read. The auditor may decide not to send a new audit engagement letter or other written agreement each period. However, the following factors may make it appropriate to either revise the terms of the engagement or to remind the entity of the existing terms. या तो रिवाइज करना एंगेजमेंट टर्म्स को, या फिर एंटिटी जो मैनेजमेंट है उसको रिमाइंड करना कि भैया ये हमारे टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट हैं. कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं? एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, any revised or special terms of the audit engagement, a recent change of senior management, a significant change in ownership, a significant change in nature or size of the business. देखो ये क्वेश्चन में लिखा था ना कि डिस्पाइट ऑफ चेंजेस लिली एंड कंपनी ने नया LOE नहीं भेजा, तो लिली एंड कंपनी यहाँ पे गलत है. अगर देयर इज चेंज इन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस विच इज सिग्निफिकेंट, तो उस केस में आपको नया LOE देना पड़ेगा. A change in the legal or regulatory requirements, a change in the FRF जिसके हिसाब से आपकी financial statements prepare की गई, or a change in other reporting requirements. If there are any of these factors, तो नया LOE बनता है. ठीक है. इस केस में आप ये भी लिख सकते हो, सिंस आपको सिर्फ यही पूछा गया था कि इलस्ट्रेट द सर्कमस्टांसेस, कौन सी सर्कमस्टांसेस में नया एंगेजमेंट लेटर जरूरी है, तो आंसर हमने यहीं एंड कर दिया. अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कमेंट ऑन द एक्शंस ऑफ लिली एंड कंपनी लिमिटेड, तो हम कमेंट भी करते, कंक्लूड ये किया जाता उस केस में कि लिली एंड कंपनी शुड हैव अप्लाइड प्रोफेशनल जजमेंट टू जज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज इन बिजनेस एंड प्रोफेशनल एनवायरमेंट, कि कितना चेंज हुआ बिजनेस एनवायरमेंट में. इफ देयर was a significant change, Lilly and company should have entered into a revised letter of engagement. क्लियर. तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. यहाँ पे सिर्फ आपको इलस्ट्रेट यानी कि बताना था, लिस्ट करना था, तो हमने वो किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एन ऑडिटर who before the completion of the engagement is requested to change the engagement to one which provides a lower level of assurance should consider the appropriateness of doing so. Definitely. अगर आप एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं किए हो और आपके जो टर्म्स हैं एंगेजमेंट के वो इस तरह से चेंज किए जा रहे हैं कि आप एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे नया एंगेजमेंट में, तो ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट. क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन स्टेटिंग द फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट द ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट. सो 3 रीजंस थे ना जिससे क्लाइंट हमें एंगेजमेंट टर्म्स चेंज करने को कह सकते हैं. पहला हो गया चेंज इन सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द ऑडिट सर्विस, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट, एंड थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ द ऑडिटर एक्सेप्ट्स अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, द सेम शुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑडिट रिपोर्ट. So this is a different question which has not been covered earlier in the charts. कि ऑडिटर अगर नया जो टर्म्स है उसको अग्री कर लेता है रिवाइज्ड टर्म्स को, तो क्या उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी ये मेंशन करना है? उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पुराने LOE के बारे में, पुराने उसने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स ओरिजिनली परफॉर्म किए थे, क्या उनके बारे में मेंशन करना है? नहीं. अगर उसके ऑडिट प्रोसीजर्स सफिशिएंट हैं to suffice the purpose or to fulfill the purpose of the new engagement, if the audit procedures are justified, तो ऑडिटर को कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ना ही ओरिजिनल एंगेजमेंट को रेफर करना है कि पहले हमारी ना ऑडिट एंगेजमेंट हुई थी, फिर हमने उसको चेंज करके रिव्यू में कन्वर्ट कर दिया, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया उसको. पुरानी एंगेजमेंट के बारे में नो डिस्कशन एट ऑल in the audit report. Neither any audit procedures that have been performed earlier, उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं करना है. Clear? So if the auditor concludes that there is reasonable justification to change the engagement, and if the audit work performed complied with the essays applicable to the changed engagement पे भी वो applicable है, the report issued would be appropriate for the revised terms of engagement. And in order to avoid any confusion, the report should not include reference to the original engagement or any procedures that may have been performed in the original engagement. ठीक है? If the terms of audit engagement are changed, the auditor and management shall agree on and record the terms in a new engagement letter. ठीक है? अगर agreed terms जो है वो change हुए हैं, auditor has accepted that change, then a new LOE should be formed. Clear? Next question. What steps should be taken if the auditor is unable to agree to the change in engagement terms?
जो फ्लो चार्ट याद करिए, फ्लो चार्ट में जो लास्ट के टूवर्ड्स था, दैट इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू द चेंज इन द टर्म्स एंड द मैनेजमेंट इज नॉट परमिटिंग द ऑडिटर टू कंटिन्यू विद द ओरिजिनल एंगेजमेंट टर्म्स, तो ऑडिटर क्या करेगा? इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री to the change in terms of the audit engagement and is not permitted by the management to continue the original engagement, the auditor shall withdraw from the audit engagement where possible under the applicable law. If you are permitted to withdraw, if you are having that power that you can withdraw, तो आप withdraw करिए, and also determine whether there is any obligation either contractual or otherwise to report the circumstances to other parties like TCWG हो गए, शेयर होल्डर्स हो गया, कंपनी का केस है तो क्या शेयर होल्डर्स को हमें इन्फॉर्म करना है, यानी कि ओनर्स, या किसी रेगुलेटर को, सेबी को, या फिर आपके आरबीआई को, किसी भी रेगुलेटर को भी इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं. सो यू हैव टू डिटर्मिन दैट ऑब्लिगेशन ऑफ योर्स. क्लियर? सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आई थिंक ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स. इसके बाद में देखो, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपके एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. So we have a few correct incorrect questions here. We'll discuss them. The basic objective of audit does not change with reference to nature, size or form of the entity. तो basic objective audit का क्या है? To obtain reasonable assurance whether FS as a whole are free from MMS and thereby presenting a true and fair view or not. तो यही objective है. अब क्या ये ऑब्जेक्टिव अगर बड़ी एंटिटी है तो कुछ और होगा, छोटी एंटिटी तो कुछ और होगा? नहीं. इसमें हमें क्या लिखना होगा? इसमें पहले तो आपको बताना है स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं. तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट बिकॉज ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी irrespective of its size, legal form, whether it is profit oriented or not. So the objective of the auditor remains the same. It does not change irrespective of the size or nature of business of the entity. ठीक है. Next question. The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statements. So yes, this statement is also correct. अब correct है तो आपको reason भी देना होगा. रीजन इसका यही है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस, यानी एसए 200 में ये कहा गया है कि ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है इट इज टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स. क्लियर? Next question. The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the FS are free from material misstatement due to error and fraud. ये भी स्टेटमेंट 100% करेक्ट है. ऐसे 200 में ये कहा ही गया है दैट द ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो. व्हाई? क्यों आप जीरो नहीं कर सकते हो ऑडिट रिस्क? क्यों आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हो? मैम आपने ही तो बताया था ना कि देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट. यस, दैट्स द एग्जैक्ट रीजन. द ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो बिकॉज देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट. Next, the audit engagement letter is sent by the client to the auditor. ये तो अभी मैंने बताया. This statement is incorrect. As per SA 210, agreeing the terms of an audit engagement, the audit engagement letter is sent by the auditor to the client. Specific disclosure is required of the fundamental accounting assumptions followed in the financial statements. ये एक general question है. This statement is actually incorrect. AS1 के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर fundamental accounting assumptions, पता है आपको क्या क्या है fundamental accounting assumptions? CAG, consistency, accrual and going concern. So if these three fundamental accounting assumptions are being followed, तो आपको financial statements में कोई specific disclosure नहीं देना है. If these are not followed, अगर आपकी entity going concern नहीं follow कर रही है तो आपको separate disclosure देना है, specific disclosure देना है. So this was a general question. Audit के अंदर ऐसे कुछ general questions which is relating to simple concepts of accounts, law, ये भी पूछे जा सकते हैं. तो आप जब audit का एग्जाम दोगे तो आपको बेसिक नॉलेज अकाउंट्स और लॉ की है तो उससे ये क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद में आपके एग्जाम में एमसीक्यूज भी आते हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, राइट. तो एक बार हम कुछ सैम्पल एमसीक्यू है. हर चैप्टर में कुछ सैम्पल एमसीक्यूज मिलेंगे. ऐसा नहीं कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट है एकदम एमसीक्यू की, कोई सेपरेट बुक है, ऐसा नहीं है. एक सैम्पल लिस्ट है. व्हाट आई बिलीव इज अगर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स के, if you have a sound grip on the concepts, कोई भी MCQ आए that is not an issue, you can easily attempt. तो sample MCQ मैंने इसलिए दिया ताकि आपको
समझ में आए हाउ यू शुड अटेम्प्ट दीज एमसीक्यूज। अभी आपको समझ आया ना करेक्ट इनकरेक्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू फर्स्ट राइट कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, एंड देन क्या रीजन है उसका, राइट। सो ये यहाँ पे आपने देखा होगा इनकरेक्ट जितने भी थे उसको हमने रेड से मार्क किया है, जितने भी करेक्ट है उसको ग्रीन से किया है, ठीक है। दैट इज फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यू एज पर ऐसे 200 overall objectives of the independent auditor in conducting an audit of financial statements. The overall objectives of the auditor are to obtain reasonable assurance, to report on the financial statements, both A or B, none of the above. So both A and B, both A and B above is the correct answer here. Next question, IESBA code related to an audit of financial statement establishes which of the following as the fundamental principles of professional ethics relevant to the auditor when conducting an audit of financial statements. अब मैम ये IESBA क्या है? IESBA is the International Ethics Standards Board for Accountants. International Ethics Standards बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। इसने जो कोड ऑफ एथिक्स में आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 5 पढ़े थे ना, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, वही IESBA कोड में मेंशन्ड है। सो इसके हिसाब से इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल अबव आर द ethics that have to be followed by the professional accountants. Last question, the auditors dash safeguards the auditor's ability to form an audit opinion without being affected by influences. ये तो हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं मैम, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, राइट। सो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आएंगे MCQs, उसके आंसर आप इस हिसाब से लिखोगे। यू विल राइट विच इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल्सो यू कैन राइट दिस इज अ चॉइस, यू मे और मे नॉट राइट, ठीक है। आपके OMR शीट में ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, तो आपको इस तरह से जैसे आप फाउंडेशन में MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे उसी तरह आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। सो दैट्स ऑल विथ दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास के पहले हम पूरा इस चैप्टर को पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अगली क्लास को जो है बिगिन करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।